माधवपुर गांव में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी थी। हर तरफ सर्द हवाओं का राज था, लेकिन इससे भी ज्यादा सर्द थी गोपाल के मन की चिंता। उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी राधिका और 2 छोटे बच्चे मुन्नी और छोटू रहते थे। अरे सुनो, सेठ बलदेव आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, अगर मैंने उन्हें भी दे दिया तो शॉल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई है, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? इस बार तो ठंड और भी ज्यादा पड़ने की भविष्यवाणी है। तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे, कम से कम हमारे बच्चों को तो ठंड से बचा लूं। गोपाल थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा, जाड़ा सर पर आ गया है। बिना शॉल के ठंड की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा नहीं, और आज उसने आने से पहले मुझे धमकी दी थी। राधिका, लाओ पैसे दे दो, सेठ मानेगा नहीं। किसी तरह पीछा तो छूटे, शॉल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ राधिका, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। क्या यह कर्ज कभी आत्म होगा भी या नहीं? मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आई, मैं रुपए न दूंगी। तभी पीछे से सेठ बलदेव की भारी और करकती आवाज आती है, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो। अरे ला गोपाल, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? अब ये घर में बैठकर बीवी से क्या फुसफुसाहट कर रहा है? शॉल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ राधिका, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। राधिका ने जो पैसे शॉल के लिए बचाए थे, जिन्हें उसने पुरानी साड़ी के पल्लू में गांठ लगाकर रखा था, वह लाकर गोपाल को देते हुए बोली, ना जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोष न रहेगी, कम से कम स्वाभिमान तो बचेगा। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। गोपाल ने रुपए लिए और बाहर चला गया। ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही है। अरे ये तो आधे भी नहीं है, केवल 400 रुपए, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना। पिछली बार बारिश से नुकसान हो गया था, इसलिए। मेरे पास बहाने सुनने का वक्त नहीं है, साफ सुन ले। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, ब्याज समेत, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये खेत और घर मेरे होंगे। इतना कहकर सेठ अपनी भारी भरकम चाल से चला जाता है। चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा, मगर फसल अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, माधवपुर गांव में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा। इस बार की ठंड ने गांव को मानो बर्फीले चादर में लपेट लिया था। इसी गांव में एक रमा काकी भी रहती थी। उनकी उम्र 70 के करीब थी। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? हड्डियां तक कांप रही है। तभी रमा काकी चिल्लाते हुए कहती है, मेरे हाथों के बने गट्ठर ले लो, अग्नि के गट्ठर। एक गट्ठर में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे गट्ठर, ले लो। आज तो कोई गट्ठर लेने ही नहीं आ रहा, सब अपने घरों में दुबके बैठे हैं। ठंड भी बहुत लग रही है, लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर लौटूं कैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है। गट्ठर बिकेंगे तो कुछ पैसे आएंगे, बिना पैसे खाना कहाँ से आएगा? तभी गांव की एक दयालु महिला मीरा वहां आती है। अरे काकी रुको जरा, मुझे भी अपने भारी भरकम गट्ठर देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है, काकी जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। ये लो अपने गट्ठर। काकी पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। आज मेरा पति शहर गया है, कल लौटेगा। बेटा, पैसों की ही तो जरूरत है। तुम तो जानती हो मेरे पेट में अन्न का एक दाना नहीं है। कुछ भी दे दो, कल का इंतजार नहीं हो पाएगा। काकी यह लो, मेरे पास यह कुछ ताजी सब्जियां है, अभी इसे ही रख लो, यह रात के लिए काफी है। ठीक है बेटा, ला दे। आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। भगवान तेरा भला करे।
गट्ठर बेचकर रमा काकी घर को निकल पड़ती है। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो शॉल ओढ़कर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अचानक मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? हे ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। ठंड से खिखुरी हुई रमा काकी घर पहुंच जाती है और शॉल से अपने शरीर को ढककर आग के पास बैठ जाती है। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, इसके बाद वह सब्जियां पका लूंगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में अचानक तेज हवाओं के साथ कड़कती बिजली के बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। राधिका, यह क्या हो गया? इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। यह फसल ही तो सेठ का कर्ज चुकाने का आखिरी सहारा है। जी, आप ज्यादा चिंता न करें। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। राधिका, ठंड बहुत बढ़ गई है। जरा कुछ शॉल हो तो निकाल लो। बच्चों को भी ठंड लग रही है। अब शॉल कहाँ से लाऊं? जो शॉल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ बलदेव ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है, जिसे मैंने बच्चों को उड़ा दिया है। अब घर में कोई शॉल नहीं है। हे भगवान, यह कैसे दिन देखने पर रहे हैं? इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक शॉल तक नहीं है। 3 दिन बाद बारिश रुकी, तब गोपाल दौड़कर खेत पहुंचा। उसने देखा कि सारे गेहूं की बालियां गलकर जमीन पर बिछ गई है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ चला गया। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास शॉल खरीदने तक के पैसे नहीं है। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? इससे अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं जाता। गोपाल भारी कदमों से घर पहुंचा। राधिका, तुमने अंगीठी जलाई है क्या? आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी, मैंने जला रखी है। बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। मुन्नी खांस रही है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है न? क्या बताऊं राधिका, सारी फसल बर्बाद हो गई। पानी में सब गल गया, कुछ भी नहीं बचा। राधिका, हम बर्बाद हो गए। मैंने आपको कहा था पैसे न दीजिए सेठ को, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। रोने से क्या होगा? अब इतनी ठंडी में बिना शॉल की रात कैसे कटेगी? अंगीठी की भी लकड़ियां खत्म होने वाली है। लगता हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो राधिका, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाइए। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, शंकर काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियां उनके घर से ले आए। शंकर काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। ठीक है राधिका, मैं अभी शंकर काका के घर से लकड़ियां लेकर आता हूँ। कम से कम रात तो कटेगी। गोपाल मुश्किल से 50 कदम चला होगा कि अचानक आसमान से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हे भगवान, यह क्या कर रहे हो? कभी बारिश, कभी बर्फ, जान ही ले लोगे क्या इस गरीब की? क्या मेरे भाग्य में चैन से जीना लिखा ही नहीं है? बर्फबारी इतनी तेज थी कि उसे सामने का रास्ता भी दिखना मुश्किल हो गया। किसी तरह गोपाल ललखराते हुए शंकर काका के घर पहुंचा। अरे गोपाल, तू इस वक्त इतनी बर्फबारी में बाहर क्यों आया? काका, कुछ लकड़ियां दे दो। अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा। अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हाँ ठीक है गोपाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां है। अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियां दे दो बस। किसी तरह यह रात कट जाए, सुबह जंगल से जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा।
गोपाल लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। अगली सुबह ठंड थोड़ी कम हुई थी, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छिपा था। तभी सेठ बलदेव अपने 2 लठैतों के साथ गोपाल के घर आ धमका। अरे गोपाल कहाँ है? बाहर आ जल्दी से। मेरे कर्ज के बाकी के पैसे दे। ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। गोपाल निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। बारिश ने सब तबाह कर दिया। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए। मैं मजदूरी करके, खेत बेचकर, कहीं से भी। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए। इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। ये है सब मैं नहीं जानता। तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। चलो, इनका सामान बाहर फेंको। सेठ अपने लठैतों से कहकर घर का सारा सामान बाहर फिकवा देता है। गोपाल और सभी घर वाले सेठ के आगे हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन सेठ के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। बेचारा गोपाल और उसका परिवार रोते बिलखते बच्चों के साथ ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुन्नी को बुखार चढ़ गया है। और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते। रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। यह सब मेरी गलती है। आपकी गलती नहीं है, सेठ की नीयत खराब है। हिम्मत रखिए। बहुत दूर चलते चलते उनको एक छोटी और पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देती है। राधिका, वहां देखो, वहां एक झोपड़ी है। चलो वहां जाकर पूछते हैं। क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वह हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दे। कोई है क्या? इस गरीब की मदद करें। कृपया करके इस गरीब की मदद करें। हम बेघर हो गए हैं। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है। एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं। शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे। वे उस झोपड़ी में रुक जाते हैं और वहीं पर कुछ सूखी घास से एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली। कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। फिर गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेके झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। लकड़ियों की तलाश में गोपाल कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक बोरिया पर जाती है, जो खंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। गोपाल भागता हुआ उस बोरिया के पास जाता है। अम्मा उठो, क्या हुआ? लगता है ज्यादा ठंड की वजह से अम्मा ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। गोपाल अम्मा को उठाकर उस झोपड़ी में ले आता है। यह कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, यह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद रमा काकी की आंख खुल जाती है। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी। अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा अम्मा, तो यह आपका घर है? अम्मा, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है। ये बच्चे इतने ठिठुर क्यों रहे हैं? गोपाल रमा काकी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों, बीवी, सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। न जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। बेटा एक काम कर,
वह सूखी पत्तियां के गट्ठर रखे हैं, उसको अंगीठी में डाल दे, नहीं तो आग बुझ जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। ये झोपड़ी अब तुम्हारा भी घर है। अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना, और राधिका भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। सदा खुश रहो बेटा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकली। लोग घरों के बाहर निकलकर धूप सेंकने लगे। देखो अम्मा, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है। चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। नहीं बेटा, मुझे गट्ठर भेजने जाना है। मैं चलती हूँ, वरना रात को बनाने के लिए सब्जी भी नहीं है। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज गट्ठर में बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। गोपाल गट्ठरों को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर गट्ठर बेचता है। गांव में सभी लोग धूप के मजे ले रहे थे, तभी एक आवाज आती है। गट्ठर ले लो, नए हाथों के बने गट्ठर ले लो। एक गट्ठर पूरे 2 घंटे चलेगा। आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। इतना सुनकर कुछ लोग गोपाल के गट्ठर लेने के लिए आ जाते हैं। गोपाल भाई, मुझे एक गट्ठर दे दो। गोपाल भाई, मुझे भी एक दे देना। और गोपाल भाई, मुझे 2 गट्ठर कर देना। रुको रुको, आराम से, मैं सबको गट्ठर दे रहा हूँ। गोपाल उन सबको गट्ठर देकर आगे बढ़ जाता है। अरे गोपाल बेटा, गट्ठर कैसे दिए? माँ जी, 10 रुपए का एक गट्ठर है। लेकिन बेटा, मेरा पास 10 रुपए नहीं है, मेरा पास केवल 5 रुपए ही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको गट्ठर 5 रुपए में ही दे दूंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा। रात तक गोपाल के कुछ गट्ठर बिक जाते हैं। यह तो बहुत कम पैसे है, केवल गट्ठरों को बेचकर कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कोई और काम भी करना होगा। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए गोपाल घर के ओर निकल जाता है। थोड़ी देर में गोपाल घर पहुंच जाता है। अरे गोपाल बेटा, आ गया तू? अम्मा, आज थोड़े से ही पैसे मिले, क्यों न मैं गट्ठर के साथ साथ कुछ लकड़ियां भी बेचूं, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम लकड़ियां लेना ही चाहते हो तो उत्तर दिशा की ओर जो जंगल है वहां से लकड़ियां ले आना। लेकिन अम्मा, उस तरफ तो घना जंगल है और लोग कहते हैं वहां के पेड़ सख्त और मुश्किल से कटते हैं। हाँ बेटा, लेकिन वहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहां की लकड़ियां भी काफी गर्म होती है। मेरे दादाजी कहा करते थे, उन लकड़ियों में अग्नि का तेज है, उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं कल उत्तर दिशा की ओर जाऊंगा। अगले दिन गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर उत्तर दिशा की ओर चल देता है। थोड़ी देर चलते चलते गोपाल उत्तर दिशा की ओर घने जंगल में पहुंचता है। गोपाल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही गोपाल को ठंड लगना कम होती जाती है। अरे वाह, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद गोपाल को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जिनकी छाल थोड़ी लालिमा लिए हुए थी। गोपाल वहां से काफी सारी लकड़ियां काटकर घर की ओर निकल जाता है। आज सारी लकड़ियां बिक गईं और यह कुछ लकड़ियां मैंने हमारे लिए भी बचा ली थी। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिल जाए। राधिका उन लकड़ियों को अंगीठी में जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। यह क्या हो रहा है? यह लकड़ियां तो जादू कर रही है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही है और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही है। हाँ राधिका, अम्मा ठीक कह रही थीं, इन लकड़ियों में सचमुच अग्नि का तेज है। अगली सुबह फिर गोपाल लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब गोपाल गांव पहुंचा तो उसकी लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई। भैया, जरा मुझे भी अपनी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लकड़ियां तो जलने के बाद बहुत गर्माहट देती है। हाँ गोपाल भाई, मुझे भी ये लकड़ियां चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती है कि रात में शॉल की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ भैया, आज से पहले मैंने इतनी गर्म लकड़ियां कहीं नहीं देखी।
सच में तुम्हारी लकड़ियों में तो अलग ही जादू है। हाँ भाई जरा थोड़ा रुको, मैं सबको लकड़ियां दे रहा हूँ। उस दिन गोपाल की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती है और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। इसके बाद गोपाल घर की ओर निकल जाता है। अम्मा राधिका, आज तो कमाल हो गया। गांव पहुंचते ही लकड़ियों की तो मानो जैसे लूट ही लग गई थी। हाँ बेटा, ये बहुत पुरानी लकड़ियां हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे, उन्हें इन पेड़ों का रहस्य पता था। उन्हें उन्होंने जीवन वृक्ष कहा था। गोपाल रोज जंगल जाता और गांव जाके लकड़ियां बेचता। कुछ दिनों बाद गोपाल के पास अच्छी आमदनी हो जाती है। सेठ जी, सेठ बलदेव। क्या हुआ गोपाल, फिर कोई बहाना लेकर आया है? मैं बहाना लेकर नहीं आया हूँ सेठ जी, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। कर्ज? कहां से लाया इतना पैसा? तूने चोरी की है क्या? यह लीजिए आपके पूरे पैसे, ब्याज समेत। मैंने मेहनत से कमाए हैं, आप गिन लीजिए। सेठ बलदेव ने जब ढेर सारे नोट देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पैसे पूरे हैं सेठ जी, अब मेरे घर और खेत के कागजात वापस कीजिए। सेठ बलदेव को हार माननी पड़ी। उसने कागजात गोपाल को वापस सौंप दिए। गोपाल घर और खेत के कागजात लेकर सीधा अपनी झोपड़ी में गया। राधिका, अम्मा देखो, हम आजाद हो गए, सेठ का कर्ज चुक गया और यह रहा हमारा घर। राधिका और रमा काकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब गोपाल और उसका परिवार वापस अपने घर में आ गए थे।